गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 4। टॉपिक का नाम है शब्द विचार। शब्दों की रचना में वर्णों का प्रमुख स्थान है। हमने पढ़ा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें वर्णों के रूप में ढाला जाता है। इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल शब्द को जन्म देता है। शब्द ही किसी भाषा की मूलभूत स्वतंत्रता की इकाई होती है। ठीक है, हम जो भी शब्द बोलते हैं उसका निर्माण वर्ण करता है। वर्ण यानी कि कोई भी वर्ण, जैसे म वर्ण है, म, फिर छ वर्ण, फिर ल। ठीक है, उसमें मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? मछली। प अड़, तो प पे एक की मात्रा लगी, ड़, तो बन गया पेड़। पेड़ पर तोता बैठा है। हमने एक वाक्य बोला। ठीक है, इस वाक्य में बोलने के दौरान कितने वर्ण आए और वो वर्ण उन वर्ण एक दूसरे से जुड़ करके शब्द बने और शब्द वाक्य बने। तो शब्दों की रचना में वर्ण प्रमुख स्थान है। बिना वर्ण के शब्द नहीं बन सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है सुमारी, रंगूर और गुलाब, गुबला। ठीक है, ये शब्दों वर्णों को उल्टा कर दिया गया है, जिसका सही अर्थ है सुबारी का बांसुरी, रंगू का है अंगूर और गुबला का गुलाब। ठीक है, तो जब शब्दों के सही अर्थ निकल कर के आएंगे तब उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे, और नहीं निकल के आएंगे तो निरर्थक कहेंगे। जब वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। ठीक है, जब वाक्य बन जाते हैं तो वह पद के रूप में आ जाते हैं। तो शब्दों के वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकले और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि सार्थक हुआ चाय और निरर्थक हुआ वाय। ठीक है, अंडा वंडा। ठीक है, डंडा संडा, तो डंडा सार्थक हुआ और संडा निरर्थक शब्द हुआ। अक्सर हम लोग इसको बोलचाल में बोल जाते हैं। ठीक है, पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आ जाइए शब्दों के भेद। ठीक है, वो तो क्या कहते हैं, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द था समझाने के लिए। अब आइए शब्दों के भेद या वर्गीकरण बोल सकते हैं आप इसको। 4 वर्गीकरण, मतलब 4 वर्ग में बांटे गए हैं। 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द का नंबर समझिए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, संस्कृत से ज्यों का त्यों लेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। जैसे वह संस्कृत में रूप में है, जिस रूप में है उसी रूप में हम इसको लेंगे हिंदी में भी। ठीक है, ये हो गया तत्सम रूप। अब आ जाइए तद्भव रूप समझने के लिए। भाषा के विकास के नियमों के कारण जिन तत्सम शब्दों का रूप बदल गया है वे तद्भव कहलाए। जैसे चंद्र से चांद बोलने लगे हम लोग, सूर्य से सूरज बोलने लगे, दुग्ध से दूध बोलने लगे, पंच से 5 बोलने लगे, मतलब पंच जो है वो 5 हो गया। हमने अपनी सुविधा के अनुसार, या यूँ कहिए कि हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे उन कठिन शब्दों को या उन शुद्ध शब्दों को अपने बोली में, ज़बान में बदलने लगे। ठीक है,
मयूर नहीं बोल पाया, कोई मोर बोला तो मयूर का मोर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं कुछ तत्सम और तद्भव आपकी बुक में, तो आप लोग उनको कृपया पढ़ लीजिएगा। अब आइए देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनका विकास हिंदी की अपनी बोलियों से हुआ है तथा वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अपनी बोलियों से हुआ है, जैसे भोजपुरी एक भाषा बोली है, ठीक है, तो कुछ यहाँ की बातें दूसरे जगह चली गई, जैसे यहाँ सब्जी को तरकारी बोला जाता है या कुछ भी। ठीक है, चावल को हम लोग भात बोलते हैं यहाँ पे, तो लोग जनरली भात बोलने लगे। बाहर भी हम लोग गए किसी दूसरे स्टेट में रहने के लिए, तो वहाँ भी भात बोलने लगे, तो वो लोग भी हम लोगों की देखा देखी भात ही बोलने लगे। सब्जी को तरकारी बोलने लगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग बीछना बोलते हैं ना, चावल बीछना, तो बहुत जगह इसको अमनिया करना बोलते हैं, अमनिया करना या शुद्ध करना या साफ करना। ठीक है, तो ये जगह जगह बोला गया और ये एक दूसरे मतलब जगह ने एक दूसरे को प्रदान कर दिया। तो ये हो गया आपका, ये बोली से ही लिया जाता है। हम लोग देश ही के अंदर एक दूसरे जगह से एक दूसरे को यह जो है शब्द प्रदान कर दिए। अब आ जाइए विदेशी शब्द। इसमें आ गया आपका देशज शब्द में आ गया पेट, रोटी, पानी, गाड़ी, पगड़ी, कटोरा, तो ये जगह यथानुसार बोला जाता है। विदेशी शब्द। समय समय पर हिंदी के साथ कई विदेशी भाषाओं का भी संपर्क होता रहा, उनके कई शब्द हिंदी में आ गए। ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए तो वह अपनी अंग्रेजी भाषा हम लोगों को मतलब दे दिए। फ्रेंच आए, अरबी, फ़ारसी, मुस्लिम आए तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू का हम लोगों को मतलब मिलान हो गया। हम लोग उनके भी भाषाओं को अपने सुविधा अनुसार बोलने लगे, तो वो उन शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे स्कूल हम लोग विद्यालय बोलते हैं ना, पाठशाला, तो स्कूल अंग्रेजी में बोला जाता है। तोप, शर्म, फौज, किताब। ठीक है, हम लोग प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, वो लोग मोहब्बत बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे देश में बाहर से आए, उन्हें हम विदेशी शब्द बोलते हैं। नीचे यहाँ पे उसका लिस्ट वो भी दिया हुआ है, बताया है कि कितने फ्रांसीस, कितने अरबी हैं, कितने फ़ारसी वगैरह शब्द आए हैं। उनको आप लोग को बस पढ़ना है, समझ जाइएगा आप लोग। अब आ जाइए रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना जैसे मतलब कैसे इसकी रचना हुई, कैसे ये धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब आइए देखिए इसमें क्या है। पहला है रचना के आधार पर इसके तीन भाग हैं, तीन प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ परिभाषा है, रूढ़ जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हों, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूध, पानी, घर आदि। अगर हम इन रूढ़ शब्दों का टुकड़ा करें, इनको अलग अलग करें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इनको जोड़ेंगे तभी अर्थ निकलेगा, और ये अक्सर एक या दो शब्द होंगे, एक से दो या तीन शब्द ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग करेंगे। जैसे रोटी है तो रोटी को अलग करोगे तो टी, रो प्लस टी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पानी को तो पानी, कोई अर्थ नहीं निकला अलग करने पर। अब आ जाइए यौगिक शब्द। दो या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है, जैसे कि सेना प्लस पति, सेनापति, हमने अलग किया सेना पति को, सेना प्लस पति, तो सेना यानी कि फौज, पति मतलब फौज का जो अधिकारी, तो सेनापति हो गया। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय हो गया। तो इसमें हम अलग भी कर रहे हैं तो भी आपके अलग कर रहे हुए दोनों शब्द के अर्थ निकल के आ रहे हैं। तो ये यौगिक शब्द का यह एक परिभाषा हुआ। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हों, दो या अधिक मेल के शब्दों से बने हों और
किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हों तो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। विशेष अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, दो या दो से अधिक बने हों और उनका कोई विशेष पहचान हो, ठीक है, वो बिल्कुल अलग, सबसे भिन्न होंगे वो। ध्यान दीजिए, लंबा धन उदर, इसको अलग किए तो लंबा है पेट जिसका, यानी कि लंबोदर। तो पेट तो सबका लंबा होता है, मोटे मोटे लोग जो लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, हेल्दी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए या मोटे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, यह प्रयोग हुआ है गजानन के लिए, यानी कि गणेश जी के लिए, ठीक है। दश धन आनन, तो 10 मुंह वाला इस संसार में या इस ब्रह्मांड में कौन था? रावण था। नीलकंठ, नीलाकंठ सब मतलब किसी किसी का होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपने शंकर जी के लिए, भगवान शंकर जी के लिए। त्रिलोचन, तीन लोचन किसका है? तो स्वाभाविक है, शिव जी का है, तो ये सिर्फ शिव जी के लिए प्रयोग हुआ, सिर्फ उन्हीं के लिए। ऐसे ही बहुत सारे हैं, पीताम्बर, नीलांबर। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अभी हम लोग जो है रचना के आधार पढ़े, अब अर्थ के आधार पर हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, सूक्ष्म अर्थ वाले भेद, श्रम श्रुति, समश्रुति। समश्रुति शब्द समूहों के लिए एक शब्द, ठीक है। यह आपके यानी कि 6 प्रकार हैं। मेन 4 ही होते हैं, पर इसमें 6 दे दिया है, ठीक है। विलोम शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हों, उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रकाश, अंधकार, सरल, कठिन, शिक्षित, अशिक्षित, बिल्कुल उसका उल्टा। अब आ जाइए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य होता है एक चीज का अनेक नाम, ठीक है, अनेक अर्थ, एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों और अर्थों में और प्रयोग में कभी कभी अंतर होता है। प्रयोग करते समय इसका उचित ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गया है, ठीक है। अब आप लोग आइए एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द में यहाँ पे आपका दिया हुआ है लगभग 30 पर्यायवाची दिया हुआ है। आप इसमें से कम से कम 15 तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। 30 दिया हुआ है, 15 आपको याद करना है। अब आइए एकार्थी शब्द, जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माता, अलीगढ़, जनवरी, मंगल, यानी एक ही चीज़ होगा, ये एक ही, इसका दूसरा नाम नहीं होगा, अर्थ एक ही निकलेगा। सूक्ष्म अर्थ देने वाले शब्द, इसको सूक्ष्म मतलब बहुत हल्का फुल्का तरीके से ही इसके अर्थ बदल जाएंगे। सूक्ष्म अर्थ वाले शब्द प्रायः पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक जैसा लगता है, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। अधिकांश पर्यायवाची शब्द एकार्थक न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं जो समानार्थ प्रतीत होते हैं, पर वह समानार्थ नहीं होते, समान अर्थ उनका नहीं होता, भिन्न हो जाता है। इन्हें ध्यान दीजिए। आज्ञा, अनुमति, देखने में तो सुनने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, पर दोनों में अंतर है। आज्ञा बड़ों का छोटों को कुछ करने के लिए आदेश देना होता है, जबकि अनुमति बड़ों द्वारा दी गई स्वीकृति होती है। आज्ञा हम मांगते हैं, स्वीकृति वो हमको, अनुमति वो हमको देते हैं, बड़े देते हैं। अमूल्य, बहुमूल्य। अमूल्य जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो, ठीक है, और बहुमूल्य जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो। तो दोनों में अंतर है। एक का कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है, उसको रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरा है कि ज़्यादा रुपयों से खरीदा जा सकता है। आलोचना, निंदा। आलोचना बिना पक्षपात के गुण और दोष दोनों बताना है, जबकि निंदा में सिर्फ बुराई करना है, ठीक है। और इसमें सोच करके बुराई करना है। पक्षपात होती है कि नहीं
मुझे वो आदमी पसंद नहीं है तो मैं उसकी बुराई करूँगा ही करूँगा। और जबकि आलोचना में होता है कि उसकी अच्छाई भी देखी जाती है और बुराई भी देखी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। गूँथना और गूँधना। गूँथना यानी कि माला, हम लोग लड़कियां लोग, गर्ल्स लोग, लेडीज़ लोग चोटी गूँथते हैं ना, उसको उसमें गूँथने में प्रयोग किया जाता है। और गूँधना आटे में पानी मिलाकर उसे रोटी बनाने के लिए तैयार करना, गूँधना ध होता है, ठीक है। तो गूँथना और गूँधना में अंतर होता है। नेक्स्ट है सुंदर और चारू। सुंदर का अर्थ आकर्षक वस्तु और चारू का अर्थ होता है पवित्र और सुंदर, दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ये इसमें आपको 15 दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम हैं समझाने के लिए, ठीक है। आप नेक्स्ट चलते हैं अनेकार्थक शब्द। अंगा नंबर में दिया है अनेकार्थक शब्द में हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अक्ष, तो अक्ष किसको किसको बोलते हैं? धुरी को भी बोलते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, अपने सतह पर धीरे धीरे घूमती है ना। और अक्ष आँख को भी बोलते हैं, और अक्ष कील को भी बोलते हैं, जो कांटी वगैरह हम लोग करते हैं ना, पहनते हैं उसको, पहनते नहीं, एक नाक में पहनते हैं कील, और एक जो दीवार पे ठोकी जाती है। अब दूसरा है अमृत। अमृत दूध को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं, पारा को भी बोलते हैं और अनाज को भी बोलते हैं। अज मेष को भी बोलते हैं, राशि को भी बोलते हैं, बकरा को भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी को भी अज बोलते हैं और शिव जी को भी अज बोलते हैं। आते जाइए, फिर इसमें उत्तर दिया है, जवाब को भी बोलते हैं, उत्तर दिशा को भी और हल को भी। ये आपका दिया हुआ है लगभग 30 है, आप इसमें 15 लगभग तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाइए समश्रुति भिन्नार्थक, मतलब सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन वह अलग अलग होगा। जैसे कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्द युग्म जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर। एग्जाम्पल दिया हुआ है अन्न और अन्य। अन्न और अन्य, अन्न का अर्थ हो जाता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। दूसरा दिया हुआ है गृह और ग्रह। गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। देव और दैव्य, ठीक है। देव का अर्थ होते हैं भगवान जी और दैव भाग्य और किस्मत का पर्यायवाची हो जाता है। तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, समझ में आ रहा है। वदन, वदन शरीर को बोलते हैं और वदन मुख को बोलते हैं। एक में ब है और एक में व है। ये आपके 20 हैं, आप 10 इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए छंद। अगर कोई चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। अब आ जाइए शब्द समूहों के लिए एक शब्द। ये एक वाक्य के रूप में रहेगा, पर हम लोग इसका छोटा सा जो है उसमें अर्थ निकाल लेते हैं। कम से कम शब्दों में अपने भाव या विचार प्रकट करना अच्छे प्रयोक्ता की पहचान है, अच्छे वक्ता की पहचान है। हमें भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने का अभ्यास करना चाहिए, इससे समय की बचत होती है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब ऐसे में सहायता करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका इलाज ना हो सके तो क्या हो गया, बेइलाज या ला इलाज, ठीक है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, हम इतना लंबा ना बोल के क्या बोल देंगे, दुर्गम स्थान है। तीसरा क्या बोलेंगे, जो कभी ना मरे, अमर हैं, ठीक है। हम तो अपनी है सुविधा के अनुसार बोल रहे हैं, आप बस उतना ही वर्ड बोलना। जिसने ऋण ना चुकाया हो, छोटा सा शब्द उसके लिए आ गया ऋणी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो स्त्री संतान को जन्म ना दे सके, बंध्या।
जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। अब आइए, ये आपके 30 है, ठीक है। आपको इसमें कम से कम 15 तैयार कर लेना है। 15 खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका याद करने वाला है। क्वेश्चन आंसर तो मैं बनवा ही दूंगी, जो भी अभ्यास का है वो मैं सब बनवा दूंगी, लेकिन आपका इसमें विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है। इसमें सब में आपको लगभग 25% या 30% आपको इसमें याद करना है। 30% लगभग। अगर 100 है तो उसका 30 याद कर लो, 15 है तो कम से कम 5, 6, 7 याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ते रहना है। स्कूल नहीं खुला है, घर से ही पढ़ाई करनी है। कुछ नहीं समझ में आएगा, हम टीचर्स लोग हैं, समझा देंगे। ये मत सोचिए कि बस यही पढ़ाई होके रह जाएगा, हम लोग फिर से क्लास में समझाएंगे जब भी क्लास चलेगी। तो अभी ध्यान दीजिए 4 नंबर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर, ठीक है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क नंबर, ध्यान दीजिए, वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, वचन एक वचन द्विवचन, और कारक कर्ता ने कर्म को, इन सब का जब प्रयोग होगा तो उसमें शब्द में बदलाव हो जाएगा, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा का बच्ची हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा, माता का पिता हो जाता है। विकारी शब्दों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। अब आ जाइए अविकारी शब्द। विकारी शब्द में बदलाव होता है, जैसे आप लोगों को क्लास में हम समझाए थे ना कि लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो लड़के की जगह पे अगर हम लड़की डालेंगे तो क्रिया में बदलाव हो जाएगा, जा रही, और यहाँ हो जाएगा लड़की जा रही है। जबकि अविकारी जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अविकारी शब्द ख नंबर, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द ना तो परिवर्तित होते हैं और ना ही इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए, ये जो भी शब्द हैं इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया कुछ भी ले लो, इसमें ना मात्रा बदलेगा, ना इसमें एक वचन बहुवचन के हिसाब से, लिंग की वजह से, वजन की वजह से कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जैसा कि आपके वाक्य में प्रयुक्त होता है वैसा ही रहेगा। ये स्त्री के लिए प्रयोग होगा तो भी, पुरुष के लिए प्रयोग होगा तो भी एक ही जैसा रहेगा। क्या है ऐसे शब्द? जैसे अंदर, माँ अंदर है, पापा अंदर हैं, भैया अंदर हैं, भाभी अंदर हैं, गाय अंदर है, तोता अंदर है। तो मतलब मैं इतने लोगों के लिए प्रयोग की हूँ, लेकिन अंदर में कहीं किसी प्रकार का बदलाव हुआ नहीं। अंदर शब्द जो है वो वैसा ही वैसा प्रयुक्त होगा। बाहर, तो बाहर में भी वही चीज़ होगा, बाहर का बाहरे नहीं होगा, बाहरे नहीं होगा, वो बाहर ऐसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं। साथ, लड़की मेरे साथ है, लड़का मेरे साथ है, मम्मी मेरे साथ है, पापा मेरे साथ हैं, बदला नहीं बदला। अजनबी मेरे साथ है, बिल्कुल नहीं बदला। वाह, वाह लड़की के लिए प्रयोग होगा, लड़के के लिए प्रयोग होगा, बच्चे के लिए प्रयोग होगा, बच्ची के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। किसी एनिमल्स के लिए भी प्रयोग हो सकता है। बिना भी ऐसा शब्द है जो किसी के लिए भी बदला नहीं जा सकता है। मैं उसके बिना जाऊंगा, मैं उसके बिना खा लूँगा, मैं उसके बिना उठ जाऊंगा, मैं उसके बिना बैठ जाऊंगा। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और अविकार, इन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। ये सबकी जो है एक्सप्लेनेशन वो आगे आपको मिलेगा, व्याख्या, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं शब्द रचना कैसे होती है। तो शब्द के सिंपल रूप से 2 प्रकार होते हैं, सार्थक, निरर्थक। उसके बाद शब्द के वर्गीकरण आ जाते हैं, शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो और हम इन सब के अलग अलग भागों को पढ़े हैं और समझे हैं।
इस दौरान आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और इसका अभ्यास आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।